हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। यूक्रेन ने रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक एप्लीकेशन फाइल की है अगेंस्ट रशिया। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, क्या इसकी पावर्स होती हैं, क्या रोल है इसका, क्या एक्टिविटीज हैं, ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इंडिया अभी तक कितनी बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके अगेंस्ट या इसने किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, ये सब चीजें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इंडिया के कौन कौन से जजेस या कौन कौन से पर्सन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रहे हैं, तो ये जज कौन से होते हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कितना टर्म होता है, टेन्योर होता है, ये सब चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, उसमें कुछ नहीं लगता है। बस फायदा ये होता है कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, जिससे कि कोई भी अगर मैं कंटेंट अपलोड करती हूँ वो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, तो ये तो आपको पता ही है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। और इस वॉर की बेसिक मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई थी, तो वो जहां से हुई थी वहीं से ये केस आ रहा है बेसिकली। तो यूक्रेन ने एक एप्लीकेशन फाइल की, कहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये एप्लीकेशन फाइल की इन्होंने अगेंस्ट रशियन फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किस किस एक, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कुछ रूल्स होते हैं कि ये मुद्दे हैं, इन पर हम सुनवाई करेंगे। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ मुद्दे जाते हैं, इन पर केस होना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है वो किस चीज से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन एंड application and fulfillment of 1948 convention on prevention and punishment of crime of genocide। जीनोसाइड मतलब नर हत्या, लोगों की हत्या करना। ठीक है, तो नर संहार बेसिकली ये एक कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड। जीनोसाइड का कोई क्राइम करता है उसको पनिशमेंट देना, उस पर प्रिवेंशन, इसके लिए कन्वेंशन है 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन। ठीक है, जीनोसाइड कन्वेंशन, इसके अंडर इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया। मतलब बेसिकली हम बोलते हैं ना कि हमने किसी के अगेंस्ट केस किया है, तो हम धारा 370 धारा ये इसके अंदर कोई क्राइम होता है उसके अंडर ही हम केस करते हैं ना। तो बेसिकली ये है इस जीनोसाइड कन्वेंशन में, ये है कि कोई जीनोसाइड नहीं करेगा, बेसिकली उसके अंदर एक प्रिवेंशन और पनिशमेंट का ये रूल है। ठीक, तो इसके अंडर बेसिकली इन्होंने एक डिस्प्यूट रेज किया है। अब है क्या मुद्दा यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। यूक्रेन ने बोला है, यूक्रेन हैज अक्यूज्ड रशिया ऑफ फॉल्सली क्लेमिंग दैट। एक्चुअली हुआ क्या था, रशिया ने बोला कि ये जो यूक्रेन के ये जो दोनों पार्ट हैं, यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क, ये जो दोनों पार्ट हैं यहाँ पर जीनोसाइड चल रहा है। ठीक है, जब युद्ध स्टार्ट हुआ उससे एक दिन पहले ही रशिया ने बोला कि इन दोनों में जीनोसाइड हो रहा है। और जीनोसाइड हो रहा है उस चीज को इन्होंने यूज करके, इस बात को बोल के इन्होंने क्या किया, प्रीटेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे पहले 2014 से ही थोड़े बहुत रशिया यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। और ये रशिया, यहाँ पे रशियन बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, रशियन सपोर्टर्स हैं, प्रो रशियन हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे रशिया ने बोला कि जीनोसाइड हो रहा है, और उसके बाद फिर रशिया ने क्या किया कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर दिया, इनको इंडिपेंडेंट रीजन घोषित कर दिया, इन दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और दूसरे दिन फिर वॉर स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट यूक्रेन। तो यूक्रेन ने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया है कि ये झूठ बोला गया रशिया के द्वारा, फिर उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट स्टेट का रीजन मतलब इंडिपेंडेंट रीजन बोल दिया गया, और उसके बाद फिर यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर कर दिया। तो बेसिकली इस मुद्दे को लेके यूक्रेन ने यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पर ये एप्लीकेशन फाइल की है। ठीक है, तो यूक्रेन वर्सेस रशिया। ठीक है, ये सारा मैटर गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। बाकी मैं, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ। ठीक है, हाई कोर्ट के पास जाते हैं, फिर बाद में आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं सुना है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ। ये अलग मैटर है। दो चीजें आपको याद रखना है, दो स्टेट के बीच में या सेंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा और क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिए, यहाँ पे आपको काम आएंगी।
अब इसी तरह से ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको 1945 जून 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था अप्रैल 1946 से। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक घोषणा पत्र बेसिकली, उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ओके। ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, मतलब कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसका नाम बदल के उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का नाम बदल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये नाम रख दिया। सिंपल, ठीक है, परमानेंट बेसिकली ये हटा दिया, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम रख दिया। ये इसका सक्सेसर हो गया, मतलब ये प्रेडिसेसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में तो आपको पता चल गया। ये जो PCIJ है वो किसने बनाया था? तो इसको लीग ऑफ नेशंस, बेसिकली लीग ऑफ नेशन के द्वारा इसको लाया गया था। इसकी इनऑग्रल मीटिंग हुई कहाँ पे? पीस पैलेस में हुई, नीदरलैंड में 1922 में इसकी मीटिंग हुई और इसको डिसॉल्व कर दिया गया 1946 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर। बेसिकली क्या है, ये जो लीग ऑफ नेशन है यही बाद में यूनाइटेड नेशंस बन गया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, यही इसका नाम बदल के इसको रिप्लेस किससे कर दिया गया? यूनाइटेड नेशन से। लीग ऑफ नेशन बदल के यूनाइटेड नेशन हो गया और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बदल के क्या हो गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1946 में इसको हटा के ICJ कर दिया गया। ठीक है, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। इसको पहले का बनाया था 1922 में बनाया था, पहली मीटिंग इसकी यहाँ पे हुई थी और बाद में फिर इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम दे दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशन से और PCIJ को रिप्लेस कर दिया गया ICJ से। ठीक है, अब जो PCIJ के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए। जैसे कि इंडिया में जो लास्ट गवर्नर थे, बाद में फिर इंडिया के पहले गवर्नर, तो मतलब बेसिकली क्या है, इंडिया जब स्वतंत्र हुआ था तो जो लास्ट पर्सन था वो फिर बाद में फर्स्ट हो गया। तो बेसिकली यही चीज हुई। तो यहाँ पर भी यही थे, जज जोस गुस्तावो, ठीक है, गेरेरो, ये जो थे बेसिकली लास्ट प्रेसिडेंट थे PCIJ के और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ICJ के। ठीक है, इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है वो इंग्लिश चलती है और फ्रेंच चलती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, इसके बाद ये फैसला कैसे सुनाता है, ये अपने डिसीजन किस तरह से लेते हैं? तो ये जो जजेस हैं इसके इंटरनेशनल कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं बाया रजिस्ट्री। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ IPC है, इसमें धाराएं लिखी हुई हैं, ये क्राइम होगा, ये सजा होगी, सेम उसी तरह से इसकी भी एक रजिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ ICJ। ठीक है, ये जो रजिस्ट्री है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है ICJ का, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, कोई भी जो भी इन्हें डिसीजन सुनाना होता है इसको ध्यान में रखकर इसके अंदर वो मैटर आ रहा है तो उस पर डिसीजन सुनाएंगे, नहीं आ रहा है इसके अंदर तो उस पर कोई डिसीजन नहीं सुनाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका काम होता है। अब इनका रोल क्या है? तो रोल मतलब बेसिकली करते क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ये डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, सेटल करने का काम करते हैं इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इनका लॉ हो गया। इसमें क्या है बेसिकली, अब देखिए हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे अलग अलग टाइप के लॉज चल रहे हैं, हर कंट्री के अपने अपने लॉज हैं। जैसे यूरोप में अलग लॉ चल रहा होगा, एशिया में अलग टाइप के लॉज चल रहे होंगे। तो बेसिकली सभी तरह के लॉ, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के एक ही जगह से सारे जजेस आ जाए। इसके जो जजेस हैं वो भी अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं और उनको उस कॉन्टिनेंट के लॉज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इस तरह से एक रजिस्ट्री बनाई गई, उसके हिसाब से डिसीजंस होते हैं। बेसिकली ऐसा ना हो कि जैसे एक ही जगह के सभी लोग हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ये सेटल करते हैं लीगल डिस्प्यूट्स को, सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो जो भी कंट्रीज इसमें जो भी डिस्प्यूट रेस करती है उसको ये सेटल करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं। अब वहाँ पे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, सेम इसी तरह से ये भी एडवाइस करते हैं। ये किसको एडवाइस करते हैं? ऑन लीगल क्वेश्चन रिफर्ड टू इट बाय ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑथराइज्ड जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स, ऑथराइज्ड ऑर्गन्स हैं, उनको ये वो अगर क्वेश्चंस पूछते हैं लीगल क्वेश्चंस तो उसके लिए ये इसको एडवाइस करते हैं। ठीक है, एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को एडवाइस करते हैं। तो मतलब ओपिनियन देने का काम इनका और डिस्प्यूट सेटल करने का काम है।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो भी जजेस वगैरह हैं वो सभी रीजन से आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से आए। द कोर्ट एज अ होल मस्ट रिप्रेजेंट द मेन फॉर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड द प्रिंसिपल लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली उस तरह का है कि एक ही जगह का एक ही जैसे सिस्टम नहीं बनाया है, सब जगह से देखकर सब तरह के लॉज कहाँ पे किस तरह के लॉ चलते हैं, तो बेसिकली ये प्रिंसिपल लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो सब जगह के जजेस होते हैं। क्लियर है, ये रोल होता है। अब यहाँ पे जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली पार्टीज होंगी टू द आईसीजे। ठीक है, तो बेसिकली आईसीजे की ये मेंबर हो जाएंगे, उसके पार्टीज हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, मतलब वो अपना केस यहाँ पे जाके लड़ सकते हैं जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं। बट दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव द आईसीजे जुरिडिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग देम। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं यूनाइटेड नेशन की मेंबर हूँ, इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया जाके यहाँ पे अपना ऑटोमेटिकली पार्टी हो गया आईसीजी का, मतलब इंडिया जाके यहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, अपना इशू रेज कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान से हो गई, चाइना से हो गई, तो अपना प्रॉब्लम यहाँ पे जाके बता सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ये राइट हो गया कि इनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो उसका डिसीजन ये सुनाने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ तभी सुना सकते हैं, उनको जुरिडिक्शन तभी मिलेगा इफ बोथ पार्टीज कंसेंट टू इट। अगर दोनों की दोनों पार्टीज के लिए रेडी हैं तभी ये करेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो अगर पाकिस्तान चला गया इंडिया भी, तो यहाँ पे दोनों जब जा रहे हैं तभी ये उसका डिसीजन सुनाएंगे, नहीं तो इनको ये पावर नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव ये जुरिडिक्शन, लेकिन इसके अगर मेंबर कंट्रीज हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसके पार्टी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो जजमेंट ऑफ आईसीजे इज फाइनल, इनका जो जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है हम वापस से अपील कर सकते हैं, वापस से अपील कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनका जो जजमेंट है वो फाइनल होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हमें हाई कोर्ट का पसंद नहीं आया, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर पसंद नहीं आया, फिर से चले गए, तो इस तरह से होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या है कि इनका जो डिसीजन है, जो जजमेंट है वो फाइनल होता है। जो स्टेट्स हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं, वो बेसिकली टेक्निकली बाइंड होती हैं ऑन द पार्टीज टू अ केस, मतलब उनको मानना चाहिए। अब कुछ कंट्रीज नहीं मानती, चाइना जैसी कंट्री नहीं मानती, तो नहीं, इनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं होता है इनका कुछ बिगाड़ लें। तो बेसिकली मानना है तो मान सकती है, कुछ कंट्रीज को नहीं मानना तो वो नहीं मानते, इनका जो डिसीजन होता है वो तो फाइनल होता है। ओके, उसके बाद देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील, अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, जजमेंट जो है वो फाइनल है, अपील नहीं कर सकते आप वापस से। इट कैन एक्ट द मोस्ट, अच्छा उसमें एक चीज और है कि एक बार इन्होंने डिसीजन सुना दिया, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ इंटरप्रिटेशन की जरूरत लगी, ऐसा लगा कि यार आपने इस तरह की एक और केस आया था उसमें ये इंटरप्रिटेशन दिया था, इसमें आपने ये दिया, तो आप एक बार देख लो, इस तरह का कर सकते हैं। नए कोई फैक्ट आ गए तो उसको देख सकते हैं, तो नया चेंज आ गया अगर उसी केस में, सेम का सेम वही केस है और आप बोलोगे फिर से यार हमें ठीक नहीं लग रहा है, जैसे हमें इंडिया में होता है ना, अरे यार हमें हाई कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं लग रहा, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए अगर लग रहा है तो वापस से अपील कर सकते हैं, या कोई न्यू फैक्ट आ जाता है तो उसके लिए ये रिवाइज कर सकते हैं, बाकी फिर से कोई अपील का प्रोविजन नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि आपको इनके ऑर्डर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि आपको बाध्य कर सके इसको मानने के लिए। ठीक है, इट्स अथॉरिटी टू ड्राइव फ्रॉम विलिंगनेसनेस, ठीक है, ऑफ द कंट्रीज। तो बेसिकली कंट्रीज के ऊपर है, उनकी इच्छा है, मानना है तो माने, नहीं तो नहीं मानते, पर मान लेती हैं, कुछ कंट्रीज नहीं मानते। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली इनका वर्क होता है। अब इसमें कितने जजेस होते हैं, तो 15 जजेस होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं और इनका टर्म कितना होता है, तो 9 ईयर का टर्म होता है। 15 जजेस 9 साल के लिए रहते हैं, 15 जजेस 9 साल के लिए। ठीक है, और इनको इलेक्ट कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इनको इलेक्ट करती है, मतलब ये वोट डालती है, ये दोनों वोट डालते हैं साइमल्टेनियसली एक के बाद एक, बट सेपरेटली वोट इनके द्वारा डाले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जो भी पर्सन इलेक्ट होना चाहता है वो उसको इलेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट रिसीव अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज में 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एक बॉडी में 50% ऑफ वोट मिल गए, उससे ज्यादा मिल गए, एक में नहीं मिले, तो कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग कराई जाती है। तो बेसिकली ये होता है, 9 ईयर का टर्म होता है, 15 जजेस होते हैं। अब 15 जजेस हो गए, 9 ईयर का टर्म हो गया। ठीक है,
क्लियर है। और कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और कब इलेक्ट किए जाते हैं? ये जो इलेक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है वहां पर होते हैं। और एक कब होते हैं? एनुअल जो मीटिंग चलती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है एनुअल मीटिंग, उसमें यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में मीटिंग चलती है, उस मीटिंग में इनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन चलता है उसमें। ठीक है। अब क्या होता है कि आपने 15 जजेस 9 ईयर्स के लिए रखे हैं। ठीक है, 15 जजेस 9 ईयर के लिए। तो अ थर्ड ऑफ कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स। जैसे राज्यसभा के इलेक्शन पता है आपको, वन थर्ड लोग जाते जाते हैं, सेम इसी तरह से थर्ड हर 3 साल में इसके 1/3 लोग चले जाते हैं और 1/3 आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हर 3 साल में नए जजेस इलेक्ट होते हैं 1/3। ठीक है, जैसे 1/3 यहाँ हो गए, फिर 1/3 नेक्स्ट ईयर हो गए, फिर 1/3 नेक्स्ट। ठीक है, हर 3 साल में 3 3 6 3 9 3 साल में 1/3 चले गए, फिर उनका जैसे ड्यूरेशन आएगा, फिर उसके बाद अगले 3 साल बाद चौथा साल आया उसमें इनको इलेक्ट कर लिया गया, बाकी चले जाएंगे। तो 9 ईयर का ड्यूरेशन रहता है एक जज का, और 1/3 में मतलब 3 ईयर्स में 1/3 लोग इलेक्ट होंगे, और 15 जजेस होते हैं टोटल। ओके, इलेक्टेड जजेस स्टार्ट दियर टर्म। अब जैसे इस टाइम पर ये इलेक्ट हो गए, ठीक है, जनरल ये जो मीटिंग होगी उसमें ये इलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये अपना काम कब से स्टार्ट करेंगे? तो नेक्स्ट जो ईयर होगा द फॉलोइंग ईयर की 6 फरवरी से अपना ये काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हर किसी जज का एक बिल्कुल फिक्स टाइम रहे, 6 फरवरी से उनको टर्म स्टार्ट करना है। ठीक है, पूरा 9 ईयर का टर्म कंप्लीट होना, तो फॉलोइंग ईयर की 6 फरवरी से ये अपना टर्म स्टार्ट करेंगे, टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, और जो जजेस हैं उन वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, मतलब कि वापस से भी इलेक्ट करके जा सकते हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा में वापस इलेक्ट होके जा सकते हैं लोग, सेम उसी तरह से री इलेक्शन हो सकता है इन जजेस का। उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 3 ईयर टर्म के लिए रहते हैं, और इनको मतलब बेसिकली सीक्रेट होती है इनकी। ठीक है, तो सीक्रेट वोटिंग वगैरह होती है, और 3 ईयर्स के लिए इनका टर्म रहता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। ये क्लियर है। अब बात करते हैं केसेस इन आईसीजे। आईसीजे में कौन कौन से केसेस आए? तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपको पहला केस पता होना चाहिए और इंडिया के केस पता होना चाहिए। तो पहला केस कब सबमिट हुआ था? 1947 में हुआ था। किसने किया था? यूके ने किया था। किसके अगेंस्ट? अल्बानिया के अगेंस्ट। अल्बानिया ये है, ये ग्रीस है, और यूके के क्या वॉर शिप्स वगैरह जा रहे थे, मतलब आर्मी के शिप्स वगैरह जा रहे थे यहाँ पे है कोरफू चैनल। ठीक है, कोरफू चैनल से ये जा रहे थे, और यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे माइंस में एक्सप्लोजन हुआ, और उस वजह से ये जो शिप्स थे उनको कुछ डैमेज वगैरह हुआ होगा, और डैमेज हुआ तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। तो बेसिकली अल्बानिया का कहना था कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे तो मतलब हमें नहीं पता। और बाद में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे जो डिसीजन आया वो ये था कि आपकी टेरिटरी में हुआ है, तो आपको नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको इनको कुछ हर्जाना वगैरह देना पड़ेगा। तो 8 लाख पाउंड इनको दिए गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कोरफू नैरो स्ट्रेट है ऑफ द आयनियन सी बिटवीन द ग्रीक आइलैंड ऑफ कोरफू एंड अल्बानिया। ठीक है, यूरोपियन मेनलैंड में। तो बेसिकली यहाँ से जो ये आपके जो यूके के शिप्स वॉरशिप्स वगैरह हैं वो जा रहे थे, और एक्सप्लोजन हुआ माइंस में, उस वजह से इनकी जो शिप है उसको डैमेज हो गया, और डैमेज का फिर हर्जाना वगैरह भुगतान है। ठीक है, ओके, अल्बानिया को देना पड़ा। क्लियर है। इंडिया एट आईसीजे। इंडिया के कौन कौन से जजेस जो आईसीजे के जजेस रह चुके हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इंडिया के 4 इंडियंस जो हैं वो आईसीजे के मेंबर रहे हैं। अभी ये जो आपके दलवीर भंडारी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं 2012 से। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मर सीजीआई रहे हैं आर.एस. पाठक, ये 1989 से लेके 91 तक ये जज रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की नागेंद्र सिंह 1973 से लेके 88 तक ये रहे। इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी वर्क किया आईसीजे में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1985 से 88 तक ये प्रेसिडेंट रहे, और 76 से लेके 79 तक वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज भी रहे हैं। ठीक है, नागेंद्र सिंह चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ठीक है, इसके अलावा सर बेनेगल राव, ठीक है, BN राव जो थे ये एडवाइजर थे टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी मेंबर रहे हैं आईसीजे
के मेंबर कब से कब तक 1950 टू 53 में, ठीक है। तो ये 4 लोग रहे हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। मैनेगल राव, इसके अलावा नागेंद्र सिंह, ये प्रेसिडेंट रहे हैं तो कभी भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा RS पाठक, दलबीर भंडारी, ये 4। ओके, अब बात आती है कि इंडिया कौन कौन सी केसेस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं इंडिया के, तो 6 केसेस गए हैं, इनमें से 4 में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया को लेके गए, इंडिया पाकिस्तान को लेके गया, पाकिस्तान 4 में था, ठीक है। सबसे पहला जो था वो पुर्तगाल वर्सेस इंडिया था। पुर्तगाल ने केस किया था इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, 1960 में। ये केस क्या था, पुर्तगाल की अगर हम बात करें, पुर्तगाल की जो टेरिटरी थी 1960 में, तो पुर्तगाल इंडिया से गया नहीं था, मतलब पुर्तगाली इंडिया में भी थे उस टाइम पे, दादर नगर हवेली दमनदीप। तो इन्होंने बोला था कि उनकी जो दादर नगर हवेली ये वाली जो टेरिटरी है वो क्या है, सी से थोड़ा सा दूर है, तो अब उनको सी इस जगह पे आने के लिए इंडिया की टेरिटरी यूज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला था कि हमें रास्ता जाने के लिए रास्ता दो, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने रास्ता मांगा था। ये जो पूरा मुद्दा था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला गया कि ठीक है आपको रास्ता दे देंगे, लेकिन आप गन्स वगैरह इन सब के साथ, मिलिट्री पावर के साथ नहीं आएंगे, नॉर्मल सिविलियन वगैरह आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हुई। उसके बाद फिर अपील रिलेटिंग टू जुरिडिक्शन ऑफ ICAO काउंसिल, ये इंडिया ने की थी अगेंस्ट पाकिस्तान। ये 1972 की बात है। 1972-71 में ये चीज हुई थी। देखिए क्या हुआ था कि इंडिया का एक एयरक्राफ्ट था, वो हाईजैक कर लिया गया था 1971 में, आपको याद हो तो। और वो लाहौर ले गए थे, मतलब जो कश्मीर को जो लोग आज़ाद कराना चाह रहे थे वो लोग लाहौर ले गए और लोगों को वहां से हटा दिया, उस मतलब एरोप्लेन से हटा दिया, और उसके बाद उसमें आग लगा दी, ठीक है। अब ये जो चीज़ हुई, इसके बाद इंडिया ने क्या किया, अपनी इंडिया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, ये आपको पता है, बांग्लादेश 1971 के आसपास की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने अपना ये जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया था इंडिया ने पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए जब एयर स्पेस बंद कर दिया तो पाकिस्तान का कहना था, यहाँ पे ICAO में पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने हमारे लिए एयर स्पेस बंद कर दी, ये गलत बात है, ऐसा वैसा। तो फिर ये इंडिया लेके गया था इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो फिर ये केस गया वहां पे, फिर वहां पे ऐसा बोला गया कि ठीक है आप अपने से सॉर्ट कर लो उस चीज को, ओके। मतलब ये उनकी अंडर नहीं आता है, बेसिकली अपने से सॉर्ट कर लो का मतलब उनके अंडर नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि आप अपने से सुलझा लो, दोनों देश मिलके, हमारे अंडर नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि 1973 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, तो कुछ जो मिलिट्री वाले जो लोग थे, मतलब आर्मी वाले जो लोग थे, वो उनको इंडिया ने पकड़ लिया था, ठीक है। वो पाकिस्तान की मतलब बेसिकली बांग्लादेश के लोग थे, और इंडिया ने बोला कि हम बांग्लादेश को रिटर्न कर देंगे। इंडिया ने बांग्लादेश को उनको रिटर्न नहीं किया और उन पर केस चला रहे थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला कि आप मतलब इनको आपने बांध रखा है, आपने इनको नहीं छोड़ा है, इन पे केस चला रहा है। तो फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, फिर इंडिया इसमें गया ही नहीं, ठीक है। एक बार भी नहीं गया, दूसरी बार भी नहीं गया। पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है अभी आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, हम इंडिया से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। फिर इंडिया फिर भी नहीं गया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हमने बातचीत कर ली, हमारा सॉल्व हो गया, मैटर खत्म कर दो। तो इस टाइम पे ये हुआ था, ठीक है। इंडिया गया ही नहीं इसमें, ओके। उसके बाद फिर था इस पर, ये जो लोग थे इन पर जीनोसाइड का केस वगैरह इंडिया में चल रहा था, ओके। उसके बाद एरियल इंसिडेंट हुआ था 10 अगस्त 1999 को, इसमें पाकिस्तान गया था इंडिया के विरोध में, इसने केस फाइल किया था 2000 में। ये क्या हुआ था, ये पाकिस्तानी एक एयरक्राफ्ट था जो ट्रेनिंग कर रहा था, बेसिकली वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट गुजरात की कच्छ रीजन में थोड़ा अंदर आ गया था। अब ये अंदर आ गया तो इंडियन ने मतलब मिसाइल दाग दी यहाँ पे, एयर टू एयर मिसाइल, और ये खत्म हो गया। और इसमें जितने भी लोग थे, जवान लोग ही थे, 16 लोग, वो लोगों की मौत हो गई इसमें। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आया, तो ऐसा भी हो सकता था कि इंडिया को मारने के लिए किसी तरह से आए, तो इसलिए इंडिया ने बदले में इनको मतलब इसमें मिसाइल दाग दी और ये लोग मर गए। और इनका पाकिस्तान का कहना है कि वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो तो नॉर्मल ट्रेनिंग थी। तो बेसिकली ये वाला केस था। ये भी फिर वहाँ पे कुछ इस पर डिसीजन नहीं आया, उनके अंदर ही नहीं आता, तो फिर यही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सॉर्ट हो गया, ओके। उसके बाद फिर एक और केस था, ये क्या था, मार्शल आइलैंड ने किया था।
ये उन सभी कंट्रीज के ऊपर किया गया था जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर आज आपको भी पता है न्यूक्लियर वेपन से कितना डर रहा है पूरा की पूरी दुनिया, सबके पास न्यूक्लियर, जैसे कि रशिया के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, और यूएस के पास 5000 समथिंग, 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया के पास भी 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। तो बेसिकली और चाइना के पास 350 से ज़्यादा, इस तरह के इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पे मार्शल आइलैंड इसने बोला कि ये जो न्यूक्लियर आर्म्ड रेसेस हैं इनको डिसआर्मामेंट करें, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स ना रखें पूरी कंट्री। हम सभी चाह रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं कंट्रीज, तो इनके खिलाफ किया गया था। तो इसमें भी इन्होंने बोला कि यार ये हमारे अंडर नहीं आता है, कंट्रीज को करना चाहिए तो करें, ठीक है। उसके बाद ये जो केस था, ये 6 नंबर का केस है, कुलभूषण जाधव केस। ये इंडिया ने किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब इंडिया गया था इसमें। कुलभूषण जाधव जो था वो इंडिया के ही ये थे, और पाकिस्तान का कहना है, ये पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान का कहना है कि ये एक स्पाई थी, और इंडिया का कहना है ये कोई स्पाई नहीं थी, ये नेवी ऑफिसर थे, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे। इंडिया कह रही है कि ये तो पहले ही रिटायर हो चुके थे, पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये स्पाई थे, ठीक है। और पाकिस्तान इनके अगेंस्ट केस चल रहा है, वहाँ की जो मिलिट्री का जो कोर्ट होता है उसमें केस चल रहा है, और इन्होंने जो पाकिस्तान है उसने ये कुलभूषण जाधव को, जो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी इंडिया का या किसी भी कंट्री का कोई पर्सन पकड़ा जाता है तो पहले उसको उस कंट्री की एम्बेसी से बात की जाती है, उनको दिया जाता है कि आप ये सब बातें हैं, आप देखिए ये पर्सन इस तरह का, इसने ये केस किया, जो भी है इस तरह का मैटर सामने आया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने उनसे बात भी नहीं करने दी। अब अगर ये इंडिया के एम्बेसी वगैरह से बात करने देते तो फिर इनके लिए कोई लॉयर वगैरह होता जो इनकी इसके सपोर्ट में लड़ रहा होता, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, तो फिर इंडिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर यहाँ पे बोला गया पाकिस्तान को कि नहीं आप करो, और फिर उसके बाद सिविल जो कोर्ट है वहाँ पे केस चल रहा है इनके अगेंस्ट अभी, ठीक है। ये 2019 में हुआ था। तो बेसिकली ये सारे केसेस हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी कुछ हमने सीखा इसमें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे लिख के बताएं आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच।